गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, आज अपनी जो बीएम की अपन क्लास करेंगे 11th में, उसमें अपना अगला नया टॉपिक है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। यानी अपन व्यवसाय के जो स्वरूप हैं वो पढ़ रहे थे। पहला अपना हो गया था एकल व्यापार, अब इसमें दूसरा है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। यानी एक ऐसा व्यापार है ना जो केवल पूरी दुनिया भर में भारत में ही प्रचलित है, भारत में ही इसे चलाया जाता है, अन्य किसी भी देश में इसे नहीं चलाया जाता। और इसमें जो परिवार का सबसे बड़ा मुखिया व्यक्ति होता है उसके द्वारा इसका संचालन, नियंत्रण और निर्णय किया जाता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता पाई जाती है या इसका सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो है कि इसमें किसी व्यापार में किसी पैतृक संपत्ति यानी ऐसी संपत्ति जो अपने को पूर्वजों से मिली हो का लगा होना आवश्यक है। और इसी के साथ पैतृक संपत्ति के साथ इसमें एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों का व्यापार में संलग्न होना भी आवश्यक माना जाता है कि 3 या उससे ज़्यादा पीढ़ियाँ इसमें एक साथ यदि मिलकर व्यापार कर रही हैं तो ऐसा परिवार क्या कहा जाएगा, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहा जाएगा। इसमें परिवार का जो सबसे बड़ा मुखिया व्यक्ति है वो समस्त निर्णय लेता है, समस्त उसके दायित्व है, अधिकार सब उसी के पास होते हैं। अब देखो इसकी विशेषताएं। पहली विशेषता निर्माण, कि संयुक्त हिंदू व्यवसाय परिवार का निर्माण करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का उसमें होना आवश्यक है। और वही बात देखो इसमें विशेषता बताइए कि उसमें किसी पैतृक संपत्ति जो उन्हें विरासत में मिली हो का लगा होना आवश्यक है ना। और इस पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम या अपन कह सकते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के नियम लागू होते हैं। दूसरा है दायित्व, है कि इसमें जो मुखिया व्यक्ति होते हैं उसके दायित्व असीमित होते हैं, बाकी सभी जितने भी सदस्य हैं उनके दायित्व यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके द्वारा किए गए कार्यों तक सीमित रहती है। तीसरा नियंत्रण, अब एक ही परिवार के सदस्य चला रहे हैं तो परिवार का जो सबसे बड़ा मुखिया व्यक्ति है वो क्या करता है, इसका निर्णय लेता है, उस पर नियंत्रण रखता है। चौथा निरंतरता, कि परिवार एक निरंतर प्रगतिशील यानी गतिशील व्यवसायिक इकाई मानी जाती है, क्योंकि इसमें परिवार का जो सबसे बड़ा मुखिया व्यक्ति है उसकी मृत्यु होने के बाद उसके बाद का जो सबसे बड़ा मुखिया व्यक्ति है वो स्वतः ही क्या बन जाता है, व्यापार का स्वामी बन जाता है। ये है क्रम एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पीढ़ी में लगातार चलता रहता है। यानी सदस्यों की मृत्यु पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब तक वो स्वेच्छा से अपने व्यापार को बंद करना न चाहें। उसके बाद में नाबालिग सदस्य, कि देखो यही एक ऐसा व्यापार माध्यम है जिसमें परिवार में जन्म लेने वाला प्रत्येक सदस्य, चाहे लड़का हो लड़की हो, नाबालिग होते हुए भी इसका सदस्य माना जाता है। यानी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी होती है जितनी अन्य सदस्यों के व्यापार के लाभों में हिस्सेदारी होती है। उसके द्वारा किए गए कार्यों तक उसके दायित्व सीमित रहते हैं। चौथा, इसके बाद में इसकी लाभ, कि पहला है प्रभावशाली नियंत्रण, कि इसमें एक ही परिवार के सदस्य होते हैं तो एक ही परिवार के सदस्य होने से उनमें आपस में कोई मतभेद नहीं होता, सब मिलजुल कर कार्यों को पूरा करते हैं। सबसे बड़ा व्यक्ति है निर्णय लेता है, सब स्वेच्छा से उसके निर्णयों का स्वागत करते हैं, उनका पालन करते हैं। उसके बाद में है स्थायित्व, है कि अभी अपने इसकी विशेषता में पढ़ा था कि ये निरंतर चलता रहता है, कि इसमें सदस्यों की मृत्यु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद का जो सबसे बड़ा सदस्य वो स्वतः ही उस व्यापार का मालिक मान लिया जाता है। यानी इसमें कोई ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतः ही चलता रहता है। उसके बाद में तीसरा, सदस्यों का सीमित दायित्व, यानी इसमें जो मुखिया व्यक्ति है उसके दायित्व तो असीमित होते हैं, बाकी सभी सदस्यों के दायित्व उनके द्वारा किए गए कार्यों तक सीमित रहते हैं। यानी बाकी को इसमें कोई अतिरिक्त जो उनका जोखिम है वो नहीं होता, केवल उतना ही होता जितना उनको काम दिया गया वो काम उनको पूरा करना पड़ता है। उसके बाद में है अगली इसकी जो महत्वपूर्ण गुण है वो है निष्ठा और सहयोग में वृद्धि, क्योंकि इसमें एक ही परिवार के सदस्य होते हैं और सब एक दूसरे को भली प्रकार जानते हैं, उसके गुणों अवगुणों से परिचित रहते हैं। व्यापार के विकास के लिए सब एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से प्रयासों को करते हैं, जिससे सभी परिवार सदस्यों का उसमें बेहतर से बेहतर योगदान मिलता रहता है और व्यवसाय की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती रहती है। अब है इसके बाद में इसके दोष, इसमें कमियां क्या पाई जाती हैं। यानी हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कुछ लाभ हैं तो उसमें कुछ कमियां भी होंगी। अब उसमें कौन कौन सी कमियां हैं वो पाई जाती है। सबसे पहला है सीमित साधन, कि इसमें एक ही परिवार की संपत्ति लगे होने के कारण
कई बार इसमें पूंजी का अभाव रहता है कि कई व्यक्तियों के पास बुद्धि कौशल या तकनीकी ज्ञान होता है लेकिन उनके पास पूंजी का अभाव रहता है, इसलिए वो अपने व्यापार को चाहते हुए भी क्या नहीं कर सकते, ज़्यादा फैला नहीं सकते। उसके बाद में दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो है कर्ता का असीमित दायित्व है। यानी इसमें जो मुख्य व्यक्ति है वो केवल निर्णय ही नहीं लेता बल्कि व्यापार का जो प्रबंध है उससे संबंधित निर्णय है, उसकी नीतियाँ बनाना है, कैसे क्रय विक्रय करना है, कब नियमों में बदलाव करना है, कब वस्तु और की कीमत में बदलाव, गुणों में बदलाव करना है, वो सारे निर्णय उसी को लेने होते हैं। तो व्यापार के जितने भी ऋण हैं वो भी उसी को चुकाने होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उसमें जो मुख्य व्यक्ति है उसके दायित्व असीमित होते हैं और बाकी सभी सदस्यों के दायित्व इसमें सीमित होते हैं। तीसरा, कर्ता का प्रभुत्व है। अब कई बार एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण जो मुख्य व्यक्ति है उसके द्वारा यदि मान लो कोई गलत निर्णय भी लिया जाता है तो वो गलत निर्णय भी उसके परिवार के जो सदस्य हैं उनको न चाहते हुए उसको मानना पड़ता है, उसके अनुसार कार्यों को करना पड़ता है, जिससे उनके मध्य कई बार क्या होता है, आपसी मनमुटाव हो जाता है ना, जिससे कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि व्यापार अपने को क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ सकता है। और अगला है सीमित प्रबंध कौशल, कि एक ही परिवार के सदस्य हैं तो हो सकता है कि उनमें जो व्यावसायिक गुण है या व्यवसाय से संबंधित जो नीतियां हैं, नियम हैं, उनका उनको ज्ञान नहीं हो पाता। ऐसे में वो जो व्यापारिक अवसर बाजार में बनते हैं उन व्यावसायिक अवसरों का वो लाभ नहीं उठा पाते। तो ये आज का अपना एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। इसका अर्थ हो गया, विशेषताएं हो गई, निर्माण है, दायित्व है, नियंत्रण है, निरंतरता है और नाबालिग सदस्य है। उसके बाद में इसके लाभ हो गए, पहला प्रभावशाली नेतृत्व है, दूसरा स्थायित्व है, सदस्यों का सीमित दायित्व है, सहयोग और निष्ठा में वृद्धि है। उसके बाद में इसके दोष हैं, सीमित प्रबंध साधन है, कर्ता का सीमित दायित्व है, प्रभुत्व है और सीमित प्रबंध कौशल। तो ये आप लिखें, इसे पढ़ें और अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखने का प्रयास करें नोट्स के रूप में। और कोई क्वेरी हो तो इससे संबंधित आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।